ऑलराइट जी। एज पर द क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपका काम होता है कि आपने क्वेश्चन एनालिसिस करना होता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन द टेस्ट। कभी भी आप होमवर्क कर रहे हैं, आप घर पे हैं, और ऑब्वियसली जब आप अपने फाइनली इवेंचुअली टेस्ट में परफॉर्म करेंगे तो आपने जंप नहीं करना राइटिंग के ऊपर। ठीक है। प्रैक्टिस में कोई शक नहीं कि हम बहुत सारे एसेस करेंगे, आपकी बहुत अच्छी ग्रिप डेवलप हो जाती है। और कभी कभी आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यू फील लाइक यार, यही क्वेश्चन या ऑलमोस्ट इस जैसा क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस में किया था। और आप टेक अवे हो जाते हैं कि ये वही वाला सवाल है, और आप आंसर लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने पहले ऐसे लिखा होता है इसके ऊपर। ये सबसे बड़ी गलती है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, मगर डिटो कॉपी कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे अब ये क्वेश्चन हमारा क्लाइमेट चेंज पे, तो क्लाइमेट चेंज पे वो किसी और एंगल से सवाल पूछ सकते हैं। अगर हमने क्वेश्चन के साथ कैरी वे हो गए तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि हम इसको ऑफ टॉपिक लिख देंगे। तो अगर क्वेश्चन देखा देखा भी लग रहा है, आपको लग रहा है कि यू हैव ऑलरेडी डन वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आई स्टिल प्रेफर आपने क्वेश्चन एनालिसिस करना है। ये एक रूल बना ले, कि प्रोटोकॉल आपका काम करने का आसान है, मुश्किल है वो अपनी जगह पे, आपने रूल नहीं ब्रेक करना, यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। गुड। क्वेश्चन एनालिसिस, क्वेश्चन एनालिसिस का मतलब होता है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और चंक्स में पढ़ना है, और ब्रेक करना है, और उसके चंक्स को आपस में मिला के एक सेंस क्रिएट करनी है। ठीक है। हम चंक्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट चंक सेज जी, सम पीपल थिंक। नाउ दिस इज अ टिपिकल आइल्स स्टाइल ऑफ स्टार्टिंग अ क्वेश्चन। कभी वो कहते हैं सम पीपल थिंक, कभी वो कहते हैं मेनी पीपल थिंक। ठीक है। When it says some people think, it means the percentage is almost about less than 50। मैंने वो कहता है जी इक्वल नंबर ऑफ पीपल थिंक। अगर कहता है जी मोर पीपल थिंक, देन इट शुड बी मोर देन 50%। व्हेन इट सेज सम पीपल थिंक, इट मीन्स कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं? दैट इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज। अब अगर मुझे इनमें से किसी वर्ड का भी मीनिंग नहीं आता, तो प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट हो रही है, क्योंकि सम पीपल थिंक तो कॉमन से वर्ड है। गुड। और अगर मुझे मीनिंग आता है तो फिर इसकी इंटरप्रिटेशन पे बात आ जाएगी कि ये फ्रेज या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मुझे इसमें क्या समझना है। ऑलराइट, अब मुझे बताएं इंस्टेड का क्या मतलब होता है? इसकी बजाय। वेरी गुड। और प्रिवेंट या प्रिवेंटिंग। एंड व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? माहौलियात की तब्दीली। और जी, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? मौसमियाती तब्दीली से बचने की बजाय। ठीक है, बस इधर ही रुकते हैं। ठीक है। दैट इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज। अब हमें हर वर्ड का एक मीनिंग पता लग गया। इंस्टेड का मतलब हो गया इसकी बजाय, प्रिवेंट का मतलब हो गया रोकना, और क्लाइमेट चेंज हो गया मौसमी तब्दीली जो आ रही है। ठीक है। अब इस फ्रेज का क्या मतलब है? दिस फ्रेज ओनली, दैट इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, मैडम की बात से एग्री हैं सारे? इन्होंने बोला मौसमी तब्दीली को रोकने की बजाय। ठीक है, या इसका वैसे कर लेते हैं, इसकी बजाय कि मौसमी तब्दीली को रोका जाए। दोनों ट्रांसलेशन होते हैं। ठीक है, सेंस बन रही है। अब इसको हम इकट्ठा जोड़ देते हैं। कुछ लोगों का मानना है, या कुछ लोग सोचते हैं, इसकी बजाय कि मौसमी तब्दीली को रोका जाए। गुड। डन हो गया। आगे के लिखा है जी, वी नीड टू। वी कौन है? हम। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। ठीक है। वी नीड टू। नीड टू का वर्ड जब भी आता है, नीड टू आमतौर पर रिप्रेजेंट होता है मैंडेटरी के साथ, जिसको मस्ट कह देते हैं। हमें ये लाजिम है, ये हमें ये चाहिए। क्या जी? टू फाइंड अ वे टू लिव विद इट। अब ये जो वी से लेके नीचे वाली स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है इस फ्रेज का? सिर्फ वी से लेके लिव विद इट तक, ये क्या सेंस क्रिएट कर रही है? ठीक हो गया जी। हमें ऐसा तरीका ढूंढने की जरूरत है कि हम इसके साथ एडजस्ट कर लें, इसके साथ रह सकें। ठीक है। अब हम पूरी स्टेटमेंट ले लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी बजाय कि मौसमी तब्दीली को रोका जाए, हमें कोई तरीकाकार निकालना चाहिए कि हम इसके साथ रह सकें। सेंस समझ आ गई? इसका मतलब है, अगर गर्मी बढ़ती है तो बढ़ने दें,
हमें कोई और हल निकाल लेना चाहिए, जैसे कि गर्मी बढ़ने को रोकें। दैट्स द सेंस, ठीक है। सर्दी बढ़ती है तो बढ़ने दें, हमें कोई हल निकाल लेना चाहिए कि हम इसके साथ एडजस्ट करते हैं, बजाय इसके कि जो सर्दी बढ़ रही है उसकी वजह को रोका जाए। ठीक है। अब एज पर दिस टॉपिक, अक्सर जब मैं ये क्वेश्चन देता हूँ तो इसमें एक सेंस जो है ना लिखने वाली, वो ये है जी, ये तो अल्लाह ताला का काम है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम तो इंसान हैं। तो फिर क्वेश्चन जो है ना ये तो फिलोसफिकल टाइप में चला जाएगा कि इंसान तो क्लाइमेट को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, या इसको बिगाड़ ही नहीं सकता, ये तो अल्लाह ताला के काम है। मगर अगर उन्होंने क्वेश्चन दिया है तो वो एक्चुअली आपसे साइंटिफिक पे बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। वो फिलोसफी का क्वेश्चन नहीं दे रहे आपको, वो साइंटिफिक व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको रोकें या उसके साथ एडजस्ट कर लें। एडजस्ट कर लें तब भी हमें वेज निकालने पड़ेंगे, और अगर उसको रोका तो तब भी हमें कोई तरीके निकालने पड़ेंगे टू स्टॉप दिस क्लाइमेट चेंज। मेकिंग सेंस? ये तो हो गया सबसे पहला काम, क्वेश्चन एनालिसिस। अब आज का क्योंकि हमारा टॉपिक है कि आपने टॉपिक को लाइक आइडिया कैसे जनरेट करना है, तो ये तो उसका पहला स्टेप हो गया। मैं फिलहाल मान लेता हूँ आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, तो फिर हम इसके बाद आगे चल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें क्लाइमेट चेंज और उसका साइंटिफिक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी अंडरस्टैंड सॉरी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हाउ वी गोना अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, कैसे करें? प्रॉब्लम? ठीक है। इसको मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ और मैं आपको क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दूंगा टाइम, आपने सर्च करनी है। ठीक है, आई एम गोना गिव यू वन डेफिनेशन। इट इज बेसिकली अ डेफिनेशन। ठीक है, सबको पढ़ा जा रहा है स्क्रीन पे? द पीपल आर सिटिंग एट द बैक, कैन यू रीड? मैं इससे भी इनलार्ज नहीं कर सकता, दैट्स होल वन पेज। ठीक है, जस्ट गिव इट अ गो, इस पे क्या लिखा हुआ है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। 2 मिनट्स आपके पास, पढ़ लें इसको जरा। चलिए, जो दूर बैठे उनकी थोड़ी सी आसानी कर देते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन को जरा स्प्लिट करने लगूँ। जितना मैंने ये यहाँ पे डिस्प्ले की, अगर जब पढ़ लें तो मुझे बता दें, देन हाँ जी, अब पढ़ा जा रहा है जो पीछे बैठे हैं, अभी गुड? ठीक है, व्हेन यू रीड दिस टू फर्स्ट पैराग्राफ्स लेट मी नो, आई विल स्क्रॉल द स्क्रीन। सेकंड है मुझे। ऑनलाइन फ्रेंड्स, स्क्रीन इज विजिबल? सही नजर आ रहा है सबको? एक बार कंफर्म कर दें प्लीज। ऑलराइट, आई एम स्क्रॉलिंग इट एंड नाउ रीड द अदर 3 पैराग्राफ्स। जी, एवरीबडी रेड? जो पीछे बैठे सबने पढ़ लिया? ना नो। अब मेरा ख्याल है क्लाइमेट चेंज की आपको अच्छे से समझ आ गई है।
गुड। अब एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में देर इज अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल। एग्जाम में जाने से पहले व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रीड एज मच जनरल इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स जिसको हम बोलते हैं, या एज मच सैम्पल आंसर्स। करंट अफेयर्स का मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि इस तरह कैंडिडेट को समझ नहीं आएगा कि मैं अब कौन से करंट अफेयर्स देखूं। करंट अफेयर्स तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। पॉलिटिक्स पे ले दें, क्लाइमेट पे ले दें, स्पोर्ट्स पे ले दें, कोई भी टॉपिक उठा लें, सब पे करंट अफेयर्स अवेलेबल है। रोज दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वी हैव न्यू इन्फॉर्मेशन एवरी डे अवेलेबल। ऑलराइट, हम क्या कर सकते हैं? द बेस्ट वे इज पिक अप द पास्ट क्वेश्चंस ऑफ आइल्स। गुड। क्वेश्चन उठाएं, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आ गया है, वहां से उसका करंट अफेयर देख लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला करंट अफेयर देख लेते, इस पे सवाल आते हैं। क्वेश्चन आ रहा है स्पोर्ट्स पे, वहां से उसका देख लें। क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल क्राइम पे, क्वेश्चन आ रहा है जुवेनाइल क्राइम पे, क्वेश्चन आ रहा है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, वहां से उसके करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। प्लस जो भी आप सैंपल आंसर उठाएंगे उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। आइडिया जनरेट करना है सिर्फ वहां से। आइडिया जनरेट सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। या तो आपने कुछ पढ़ा हो और आप उसको रिकॉल करें एग्जाम में, क्या क्या लिखा जा सकता है। आज का क्वेश्चन आ गया क्लाइमेट चेंज पे। अब वो बात करें यार, यहाँ तो क्लाइमेट चेंज को रोका जाए या इसके साथ एडजस्ट कर लिया जाए। अब आपने जब ये डेफिनेशन पढ़ी तो आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअली क्वेश्चन किस एंगल पे सेट हुआ हुआ है। क्वेश्चन एक्चुअली ह्यूमन एक्टिविटीज पे सेट हुआ हुआ है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। वो कह रहा है यार यहाँ तो आप कुछ ऐसा करें, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें जिससे क्लाइमेट को कंट्रोल कर लिया जाए। मीन्स नेचुरल जो होना है वो तो हुआ, आप तो ना करें कुछ। या अगर कर दिया तो फिर आप उसके साथ एडजस्टमेंट करें, फिर जो होगा फिर उसके साथ नए नए तरीके भी निकालें। मेकिंग सेंस? अब अगर मैं कहूँ इस पे ऐसे लिख दें तो आप इसी डेफिनेशन की बेस से मुझे कुछ ना कुछ लिख के दे सकते हैं। सिर्फ छोटे से 4 पैराग्राफ है, मेरा ख्याल है 100 वर्ड भी नहीं होगा शायद, नहीं 173 वर्ड। मेकिंग सेंस? आगे कहाँ से आया? पढ़ने से। यहाँ तो आप पढ़ें और जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम में उसको रिकॉल करें क्वेश्चन एनालिसिस के बाद, और फिर आइडिया को रिकॉल करने के आगे फर्दर स्टेप्स है वो मैं बताता हूँ। अब लेट्स सपोज मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुझे टॉपिक की नॉलेज भी नहीं है, मुझे उसकी डेफिनेशन भी नहीं पता। तो यहाँ तो फिर आप थोड़े से क्रिएटिव हो, आप सेंस बना के क्रिएट कर सकें चीज़ें। तो अगर हम अब क्रिएटिव राइटिंग नहीं की, हमने स्कूल्स में अक्सर सिखाते हैं क्रिएटिव राइटिंग करें एंड ऑल दैट, अगर आप वो नहीं किए तो इसका मतलब कि वो स्किल भी डेवलप नहीं है। अब क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए अगेन एक्सरसाइजेज हैं, तो वो हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। तो अब मैंने अगर आपको 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में आयल्स का एक ऐसे सिखाना है स्ट्रक्चर, तो मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देन व्हाट अबाउट क्या कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, तो ये एक लॉन्गर एक्टिविटी है। अब हमारे पास शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्टकट इज वी रीड मोर। डेली अगर आप एक टारगेट कर लेंगे, मैंने 5 एसेस पढ़ने हैं और जो उसके अंदर टॉपिक है उस पे मैंने उसके करंट अफेयर्स को सिर्फ देखना है, इंटरनेट से क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। दैट्स मोर देन मैथ। सिर्फ पढ़ना ही है, याद करने के लिए नहीं कह रहा कुछ भी। क्योंकि अगर आपने जब पढ़ा होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन एनालिसिस के बाद हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। दैट्स द गेम। यहां तक मेरे साथ है? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने डेफिनेशंस पढ़ लिया, हम एज्यूम करते हैं कि हमने पहले से पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसको हम हाइड कर देते हैं। लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन। दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि आइडिया को रिकॉल कैसे करना है। ठीक है, ये तो हो गया कि मुझे क्लाइमेट चेंज की अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे ये भी समझ आ गया है कि जब हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन की या इसके साथ एडजस्ट करने की, तो मैंने क्या बात करनी है। ठीक है, हम फिलहाल इसको इस एंगल पे ले लेते हैं कि यार इसको ना रोका जा सकता। वी नीड टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, हम इसको इस एंगल पे सोचना शुरू कर देते हैं। अब हमने क्योंकि कंटेंट पढ़ा हुआ है। और जी, अब मैं यहाँ पे टाइप इन करूंगा और आपने जो मुझे बताना है ना उसको हम लेते जाएंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। पहला सवाल है हु, कौन कर रहा है क्लाइमेट को डिस्टर्ब एज पर द क्वेश्चन? ह्यूमंस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वाई दे आर डिस्टर्बिंग इट, क्यों कर रहे हैं, वाई। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो तो हाउ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। चले, जरूरत के लिए। हाउ भी ले लेते हैं।
कैसे कर रहे हैं? एक तो हम इंक्रीज कर रहे हैं पॉपुलेशन, INCREASIN, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, POP कर दिए छोटा सा जरा, पॉपुलेशन। और जी, आपने क्या कहा था सर? Meet their needs. वाई इसलिए कर रहे हैं? बिकॉज टू मीट देयर नीड्स। अब फॉर एग्जाम्पल नीड्स क्या है, इसी को अगर मैं आगे करूँ तो नीड्स में क्या हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर? व्हीकल्स। हम जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उसमें हम एक्चुअली फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है वहां पे। अब बात आ गई फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो ऑलरेडी जमीन के अंदर डिफरेंट मिनरल्स अवेलेबल है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, देन यू यूज इट। फॉसिल के स्पेलिंग गलत है मेरे? डबल एस है। मेरे भी बड़े टाइपिंग है। FULES। FUELS. FUELS। लेंज। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स लिखते हैं, मोर देन इनफ है, अगर आप आगे पेट्रोल या गैस की बात कर सकते हैं तो वो भी है। ठीक है। अब ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये कैसे टेम्परेचर को हिट कर रहे हैं? हवा पे चले जाते हैं। चले हम गाड़ी चला रहे हैं, हम उसमें ईंधन डाल देते हैं। कंबशन के वजह से। कार्बन इमिशंस। ठीक है। टॉक्सिक गैसेस वो हम कार्बन इमिशंस के अंदर ले लेते हैं। ठीक है। ईंधन जलेगा, जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन इमिशंस है, तो ये कैसे टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर रही है? Then air pollution. ग्रीन हाउस, आपने क्या कहा? एयर पोल्यूशन। आपने क्या कहा सर? And then greenhouse. Yeah. एयर पोल्यूशन, एट द सेम टाइम ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है जी? हाँ, उससे क्या होगा? Greenhouse. उसकी लेयर बन जाती है, एक्चुअली हीट ट्रैप हो जाती है। ठीक है ना, जैसे आपने किसी चीज को कवर कर दिया, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इमिट होगी, उतनी लेयर थिक होती जाएगी, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रैप हो जाएगी, वो हीट कहीं पे निकलेगी। ये सिंपल सी बात है, कमरे को बंद कर दे और ऊपर से सूरज ऑन कर दे तो अंदर तो आग वाला समा हो जाएगा। मेकिंग सेंस? ये सारे इफेक्ट हो रहे हैं। अब ये कहाँ से पता चला है? सिर्फ वो डेफिनेशन पढ़ी है एक, उसी में से आप मुझे चीजें बता रहे हैं। जस्ट वन पैराग्राफ या तकरीबन 150-200 वर्ड्स हमने पढ़े हैं। ये इम्पैक्ट आता है आइडिया जनरेशन के ऊपर। जब आपने किस पढ़ लिया है तो आप उसको रिकॉल करते हैं, कौन गा रहा है, क्यों गा रहा है, कैसे गा रहा है। अब आ जाते हैं कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। हमने तो ये वाला एंगल लिया कि हम इसको प्रिवेंट कर लें। हाउ वी कैन रिड्यूस इट, हाउ वी कैन प्रिवेंट। हाँ जी, उसमें क्या करेंगे आप? ऊपर वाली बातों को लेके चलें। हाउ? बाय लेस कार्बन एमिशन, वेरी गुड। रिड्यूस करें किसी तरीके से? बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Good plantation. पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मैस ट्रांजिट सिस्टम कर लेते हैं। एक गाड़ी में एक शख्स आ रहा है, तो एक बस में हो सकता है 50 लोग आ जाएं, तो एक ही गाड़ी सिर्फ चल रही है। That's it. ठीक है ना। पोल्यूशन में कमी, कार्बन मिशन में कमी, ऑब्वियसली हीट में कमी, तो एटलीस्ट आप अपना पार्ट तो प्ले करेंगे। एक्सप्लेन हो जाएगा ना यहाँ से सर? That's it. ठीक है ना। हम अपना मीडियम ही चेंज कर देते, हम फॉसिल फ्यूल को बर्न ही नहीं करते, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाते हैं। वेरी गुड। प्लांटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है। अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, इससे पहले जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था प्लांटेशन के हवाले से, अगर किसी को याद हो। Brilliant. नहीं. 1 मिलियन, मिलियन था कि बिलियन था? 1 मिलियन था आई थिंक। Billion.
मिलियन था, बिलियन था, Billion tree. 1 बिलियन ट्री। ये हमारी एग्जाम्पल। अब जैसे जैसे आप सोचते हैं आपका जो है ना, अब ये देखिए बिलियन ट्री वाली अभी हमने यहाँ पे पढ़ी तो नहीं है, ये तो हम अपने पाकिस्तान की बात की पर आ गए। मैं गुड। इसी तरह अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो एक प्रोजेक्ट रन कर रही है पंजाब के अंदर, ग्रीन एंड क्लीन पंजाब। एग्जाम्पल है, क्लीनिंग मीन्स कि सफाई सुथरा ही रखें, ठीक है। और एट द मेन टाइम अगर आप ग्रीनिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट द प्लांटेशन। तो जितनी प्लांटेशन ज्यादा होगी उतनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी और ऑक्सीजन एमिशन ज्यादा होगी। ये तो सिंपल सा आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा साइंस के अंदर, ठीक है ना, कि दरख्त से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ऐसे ही है। लीजिए आइडियाज आने शुरू हो गए। इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपको जरा सा भी हिंट अवेलेबल है ना कि यार क्लाइमेट चेंज क्या होता है, एंड यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, उसको क्रैक कर लिया आपने, क्वेश्चन एनालिसिस, ये जो नीचे हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसको एक्चुअली हम ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। सिंपल, आपने अपने आप से छोटे छोटे सवाल पूछने, हु, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, विच, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग द आइडियाज। और ये सारा काम आंसर लिखने से पहले करना है। क्योंकि आंसर लिखना शुरू कर दिया तो फिर तो लिख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, वो तो डबल काम हो जाएगा। दैट्स नॉट गोना वर्क। सोचना पहले, लिखना बाद में। अब आप ये काम कहाँ कर सकते हैं? यू कैन डू इट ऑन द स्क्रीन, जहां पे आप आंसर लिख रहे हैं अपने स्क्रीन पे काम कर लें। जब सारा आंसर लिख लें इसको डेल कर दें वहां से, क्योंकि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वेरी इजी। ठीक है। आप चाहें तो वहां पर आपके पास एक पेपर और पेन अवेलेबल होता है, ठीक है, आप चाहें तो उसके ऊपर काम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चॉइस इज योर्स। ठीक है। बट आई रेकमेंड ये वाला काम करना ही करना है। जब तक ये नहीं करेंगे आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है। चाहे मैं आपको टेम्पलेट पे दे दूं ना, टेम्पलेट के अंदर एक फिक्स स्ट्रक्चर यूज हम करते हैं, उसमें आइडिया नहीं होता, उसमें सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, पैराग्राफ की स्टार्टिंग होती है, आइडिया तो आपने डालना होता है। बिकॉज वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर, टॉपिक क्या आएगा। तो चाहे आप चाहे टेम्पलेट यूज करें, चाहे आप खुद से लिखना चाह रहे हैं, आइडिया तो आप ही को जनरेट करें, ये सारा बर्डन आपके ऊपर है। जैसे फाइंड माई होम टेस्ट में था कि एजिंग पीपल की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है, एज, older people की। ओल्डर पीपल की, ठीक है। तो क्या मतलब क्या उसका सॉल्यूशन है? और आगे था कि हम उसको किस तरीके से कम कर सकते क्वेश्चन पूरा बताएं, बूढ़ों को मारने की बात तो नहीं होगी इसके अंदर। ये होगा कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, पूरा स्टेटमेंट क्या था? डेवलप्ड कंट्री में एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और What problem of this cause? व्हाट दिस विल कॉज द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। ऐसी था। Yes. ठीक है। अगर बूढ़े लोग की तादाद ज्यादा हो जाएगी, प्रॉब्लम क्या होगी? हम डेवलपिंग कंट्रीज की कि डेवलप्ड कंट्रीज में था? डेवलप्ड। अच्छा, चलिए डेवलप में डाल देते हैं, ठीक है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, आम तौर पे उनके पास वेलफेयर सिस्टम होता है क्वेश्चन। हैं? इट सेज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड मींस के डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी लाइक इकोनॉमिकली स्टेबल है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज इंक्रीजिंग। What problem will this cause for individuals and society? And suggest some measures that could be taken to impact of aging population। पहले तो ये बताएं कि जब aging population बढ़ जाती है मसले क्या होंगे डेवलप कंट्रीज की? गवर्नमेंट लेवल पे सोचते हैं पहले। पेंशन का एग्जैक्टली, गवर्नमेंट का एक मेजर चंक पेंशन में निकल जाए, खजाने पे जोर आ गया। अब अगर बूढ़े लोग हैं वो काम तो कर नहीं रहे हैं, काम कौन कर रहे हैं? यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। ठीक है, एग्जैक्टली अब बजाय इसके कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वो सारा तो खर्चा जा रहा है किसी की देखभाल में। हो गया एक फायदा नुकसान, ठीक है। अच्छा जी, और क्या नुकसान हो सकता है अगर एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए? एक तो हो गया फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, एक और बता दें, सोचें। population is increasing, is the mortality rate का बहुत
ठीक है, ओवरऑल आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो एवरी चीज की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। एवरी चीज का मतलब है कि आपका फूड, आपका हाउसिंग, आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो जिंदा है उसने कुछ ना कुछ तो यूज करना ही है। तो जो ओवरऑल कंजम्पशन है दैट इंक्रीजेस। चल अभी इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं। अब आप इंडिविजुअल लेवल की बात करें, लेट्स सपोज इफ अ यंगर पीपल और यंगर पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ एन ओल्डर पीपल घर के अंदर, ठीक है ना। अगर ओल्ड पीपल के एक टेंट्रम्स आ रहे हैं और यंगर पीपल को वो फेस करने मुश्किल हो रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। गवर्नमेंट लेवल पे फाइनेंशियल बर्डन आ गया, इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेस फैक्टर आ गया। 2 पॉइंट्स लिखने थे आगे। अब टैकल का बताएं क्या करना है, गवर्नमेंट क्या करे। ये हमने अपने कंट्री के लिहाज से प्लीज बढ़ा दें। नहीं, अब डेवलप कंट्रीज की बात है तो हम अब अपनी कंट्री की बात नहीं कर सकते, हम डेवलप की बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो शख्स जितनी ज्यादा उम्र होती है उसका तजर्बा ज्यादा होता है, यस। सो वी कैन एम्प्लॉय देम एट सर्टन सर्विसेज जहां पर हमें एक्सपीरियंस की नीड है, ठीक है ना। उनको एक तरह जॉब ले लें, उनसे वो वाला काम ना कराएं जो कि फिजिकल एक्टिविटी हो, मगर उनका जेन तो चल रहा है ना, उनसे उनकी नॉलेज तो लेना। गुड, ना दैट्स द सोल्यूशन, ठीक है। वो जो सोल्यूशन आएगा उसको पे के अंदर डालें और उनका यूज करें, तो वो पेंशन पे बर्डन कम हो गया और उनकी काइंड ऑफ सैलरी लग जाएगी। ये हो गया फाइनेंशियल का, ठीक है। अब आ गया था इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे जो स्ट्रेस क्रिएटर है उनको कैसे मैनेज करें, फिर आपके नर्सिंग होम्स आ जाते हैं, ठीक है। आप ऐसी फैसिलिटीज बनाएं जिसमें घर वाला माहौल दें, और ताकि जो यंगर जनरेशन उनको ये फिक्र ना हो कि हमारे जो बुजुर्गों को कौन देख रहे हैं, ठीक है ना। उन पे भी तो देखे ना फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, यहाँ तो वो घर पे रहें या किसी को घर पे छोड़े या घर पे कोई मेड रखें, तीनों सूरतों में आपका खर्चा जा रहा है। जो बंदा घर पे है उसका एक्सपेंस कौन बेयर कर रहा है, उसने भी तो खाना पीना है, उसके भी तो खर्चे हैं अपने। क्या ख्याल है, गुड। अब हमने क्योंकि स्ट्रेस वाला पॉइंट लिया था, हम स्ट्रेस वाले पॉइंट को रिलीज करते हैं कि वी हैव अ फैसिलिटी जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। सो दैट्स द सोल्यूशन, फिर अच्छे ऑर्गेनाइज नर्सिंग होम्स होने चाहिए। क्वेश्चन क्रैक हो गया। अच्छे और पॉपुलेशन भी ज्यादा है उनकी, तो वो भी तो कम कर जाएंगे ना फिर। फिर और नर्सिंग होम बन जाएंगे। देखिए हमने अब वो तो आगे आगे ऐसे तो बात बढ़ती जाएगी, बात है कि इसका सोल्यूशन क्या देना है। अभी मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ये सारी करंट अफेयर से रिलेटेड, दिस इज जस्ट करंट अफेयर। अब आपके पास आ गया एजिंग पॉपुलेशन। अब आप मुझे बताएं इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग कहाँ पे हैं। जापान। जापान। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्वाइट हाई है वहाँ पे, ठीक है। सो बर्डनाइज हो रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए जो न्यू जनरेशन है वो भी जो है ना वो सफर हो रही है बहुत ज्यादा। इस तरह फिर आप एग्जांपल्स क्रिएट करना शुरू करते थे। बात ये कि पढ़ा हुआ है। अब मैंने भी जो आपकी बातें बताई हैं ये मैंने भी पढ़ी हुई हैं, तो मैं आपको लीड करके उस तरफ लेके गया हूँ कि ऐसे सोच लें, ये वाला पॉइंट लिख लें एंड सो ऑन। So it's all about if you have read something, then you can recall and adjust the points in the statements in the paragraphs. अब सर मुझे ये बताएं, हमने भी जो डिस्कशन किया है, डिस्कशन में हमने दो चीज़ें सिर्फ हाईलाइट की हैं। एक है कि क्वेश्चन एनालिसिस, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा हम उसका आइडिया नहीं जनरेट कर सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है हमसे, पहली चीज़। बिकॉज क्वेश्चन एनालिसिस के लिए यू नीड टू ब्रेक द स्टेटमेंट, एंड अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं था तो स्टेटमेंट के फ्रेज करने फिर उसको देखें कि कैसे एडजस्ट करना है। ये हमारी रीडिंग की टेक्निक थी। रीडिंग में भी हमारे पास राउंड अबाउट 900 1000 वर्ड्स आते हैं एक पैसेज के अंदर। हमें हर वर्ड का तो मीनिंग नहीं आता, बट स्टिल वी फेच आंसर्स फ्रॉम देयर। इट मीन्स हम जब उसको सेंटेंस में पढ़ते हैं सो वी मेक अ सेंस कर इसमें क्या बात हो रही। ऑलराइट, सो ये डुएबल है, मगर अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस ताकि हमारी वो क्या अच्छे खासी डेवलप हो। Once you are done with the question analysis, then you need to think on how, when, where, why, which. Keep asking yourself questions and write it down. ओरल काम नहीं करना एग्जाम में कोई भी, क्योंकि एक बार एक आइडिया आता है, अगली बार आप रिकॉल करेंगे तो आइडिया जेन में होगा ही नहीं। पुट इट ऑन द पेपर। जब आपने एक बार सारे आइडियाज लिख लिए हैं फिर आप देखिए यार इसमें से कौन से आइडियाज हैं जो मेरे रिलेट कर रहे हैं और वो सिंगल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे आगे जी, सम पीपल थिंक दैट इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज वी नीड टू फाइंड अ वे टू लिव विद इट। हमने टॉपिक चूज किया यार, हम उनके साथ जाएंगे जो कह रहे हैं कि प्रिवेंट करें, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि यार इसके साथ एडजस्ट हो जाए। तो बेसिकली हम डिसएग्री कर रहे हैं।
क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि हमें इसके साथ कोई तरीकाकार निकालना चाहिए रहने का, तो फिर आप एग्री कर जाएंगे। और अगर आप कहेंगे नहीं यार हम इसको काबू कर सकते हैं, हम एटलीस्ट जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नुकसान हो रहा है उसको तो कंट्रोल करें, तो फिर आप टॉपिक के साथ डिसएग्री कर जाएंगे। अब अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो एक्चुअली आपको ये बताना है कि क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये हो रहा है, और साथ ही उसका सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है। अब आप हो क्या रहा है वन लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, और एक्चुअली आप उसको फेस करेंगे कि हमें ज्यादा ये करना चाहिए, क्योंकि आपने डिसएग्री पे बात की, आप बताना चाह रहे हैं कि इसको रोकेंगे कैसे। अगर आप इतना बता दें कि गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है और कार्बन इमिशंस होती हैं उसके वजह से लाइक हीट ट्रैप हो जाती है, दैट्स वन सेंटेंस। एंड देन यू एक्सप्लेन वी नीड टू कंट्रोल द कार्बन इमिशंस, and how we can do it. Maybe we can use a mass transit system, maybe in the form of public transportation, or we can use other kinds of mediums which do not burn fossil fuels, such as electric vehicles. ठीक है। अब चले इस पे एक और आ जाते हैं, ये तो अभी लेटेस्ट एग्जांपल है। पंजाब में आजकल वो गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है एमिशंस के लिए। ठीक है। तो वो वाली इसमें ज्यादा अच्छी क्लासिक एग्जांपल आ जाएगी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये क्लीन और ग्रीन पंजाब से बजाय वो वाली एग्जांपल डाल दें कि गवर्नमेंट को इस तरह के इंतजाम करने चाहिए जो गाड़ियां फिट नहीं है या ज्यादा कार्बन एमिशंस कर रही हैं, वो या तो गाड़ियां वर्कशॉप जाएं या उनको रोड पे आने की परमिशन देना हो। ठीक है, ताकि लोग गाड़ियां अपनी सही रखें, अपग्रेड करें, ताकि हम ह्यूमन लेवल पे तो उसको कंट्रोल कर सकें। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द प्लांटेशन। अब लाहौर की बात कर लेते हैं सिर्फ। लाहौर में आपने देखा होगा कितनी सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, और अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, मेरा नहीं ख्याल कोई शहर होगा जहाँ पे सोसाइटी ना बन रही है। एग्री? Yes. तो कहाँ बन रही है? हवा में बन रही है। कहाँ बन रही है? जमीन पे बन रही है। सो इफ वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द लैंड इन लाइक द बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट, तो आप प्लांटेशन कहाँ करेंगे? तो आप तो गेन कार्बन इमिशंस कर रहे हो। सीमेंट और कंक्रीट जितना ज्यादा यूज होता है उतनी कार्बन इमिशन ज्यादा होती है। अक्सर सुना होगा जो देहात से लोग आते हैं, कहते हैं जी शहर में बहुत गर्मी है। या अगर आप कभी देहात और शहर में ट्रेवल करते हैं, यू कैन सी अ स्टार्क डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स, क्योंकि कंक्रीट है, कंक्रीट ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। गांव में अगर इतनी कंक्रीट नहीं है तो हीट कम प्रोड्यूस होती है, और अगर मिट्टी के घर बने हुए हैं तो फिर तो और ही कम हो जाती है। दैट इज वाई देर इज अ डिफरेंस। सेम टेम्परेचर के अंदर वहां पे दरख्तों के नीचे भी बैठा जा सकता है। लाहौर में बैठ जाए किसी दरख्त के नीचे तो आपको वैसे ही कुछ बन जाएगा। मेकिंग सेंस? क्योंकि जमीन भी कंक्रीट है सारी, आपके इर्द गिर्द कंक्रीट है, कार्बन एमिशन हो रही हैं, दरख्त वहां पे क्या करेगा बेचारा? गाँव में इसलिए दरख्त के नीचे भी सुकून आ जाता है गर्मियों के अंदर। सो दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि हीट जो है ना कम प्रोड्यूस हो रही होती है, जमीन एब्जॉर्ब कर रही होती है ज्यादा। हाँ जी, वी हैव आइडियाज। ठीक है। ये तो सारा टाइम डिस्कशन में चला गया आज। बहरहाल चले, कोई बात नहीं। मुझे बस इतना पता है, डू वी अंडरस्टैंड कि आइडिया कैसे जनरेट करना है। आज का क्योंकि लेक्चर ये था कि आइडिया जनरेशन पे काम कैसे किया जाए। ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं करूंगा, इसको मैं ज़रा क्लीन कर देता हूँ। इसका रिलेटेड एक सैम्पल आंसर मैंने तैयार किया होगा, आई डिस्प्ले द सैम्पल आंसर, यू रीड दैट सैम्पल आंसर। उसमें यही सारी बातें जो हैं, ठीक है, यही लिखी हुई है सारी बातें विद एग्जांपल्स एंड ऑल दैट। उसी में फिर मैं आपको स्ट्रक्चर एक बार समझा दूंगा कि एक्चुअली आइल्स में पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर क्या है। गुड। ठीक है, मैं आंसर डिस्प्ले कर देता हूँ और उसको वहां से पढ़ लेता हूँ। Agree, disagree किसी one चीज को explain करना होता है। मैं अभी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ, उसके अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से पढ़ें इसको, और जो हमारे फिजिकल कैंडिडेट्स हैं आई विल गिव यू द हैंडआउट्स। एक्स्ट्रा आ जाए किसी के पास तो पीछे देखा कोई बात नहीं।
एक टेम्पलेटेड आंसर है जो मैंने आपको अभी हैंडआउट्स दिए ऑनलाइन फ्रेंड्स, सॉरी जो फिजिकल क्लास में, और एक टेम्पलेटेड नहीं है। अगर आप पेज टर्न करेंगे तो एक आंसर्स पे आपको अंडरलाइंस मिलेंगे, इसको फिलहाल छोड़ दें, ये टेम्पलेट का आंसर है। आप ये वाला आंसर पढ़ें, ठीक है, फिर मैं टेम्पलेट की बात भी बीच में कर दूंगी। जस्ट गो ओवर दिस आंसर। वैसे आंसर दोनों सेम है मगर वो टेम्पलेट में लिखा हुआ है बस। आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes टाइम, रीड इट थरोली, इसको समझें और उसके ऊपर मैं फिर आपको डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। Alright, जी, once we have the idea generation done, then the other thing simply is to put it down into the paragraphs. अब हम इसमें फॉर्मेट की डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का मेन लेक्चर उस पे था, आइडिया जनरेशन पे, इसलिए मैंने इस पे इतना अभी जिक्र नहीं किया। एग्जाम में अव्वल तो आपको जो टेक्स्ट प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिस पे आप टाइप इन कर सकते हैं, उस पे बोल्ड की ऑप्शन नहीं आती है, ठीक है। सिंपल उसमें ऑप्शन है कि टाइपिंग की, कट की, पेस्ट की और कॉपी की। उसमें यही होता है कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई लाइन लिखी है और आप चाह रहे हैं अरे लाइन यहाँ नहीं कहीं और लिखनी थी मैंने, तो बजाय इसके को पूरी को डेल कर दें, वो स्क्रीन आपको या सिस्टम आपको ऑप्शन देगा, आप उसको कट कर लें या उसको कॉपी करके दोबारा कहीं पेस्ट कर लें, ठीक है, ताकि आपको रीटाइप ना करना पड़े। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सेकेंड चीज़, आइट्स के पेपर में हेडिंग्स की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। So there is no need to write कि first paragraph is introduction, then you need to write the body paragraphs, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। सिंपल आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं, और जैसे आपको नज़र आ रहा है तो इसमें गैप होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टिंक्टली नज़र आ रहा है कि वे 4 पैराग्राफ्स, सो वी कैन सी द गैप, ठीक है। अगर आपने इसको सिंगल एंटर क्लिक किया, आपको लग रहा है गैप कम है, तो डबल एंटर क्लिक कर दें, ठीक है, ताकि एक स्पेस बन जाए, सो दैट यू नो कि इसमें इतना गैप आ रहा है। बस ये कि वो देखने से पता लगना चाहिए कि हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर। So we talk about minimum 4 paragraphs, and the first paragraph as the essay starting, it is the introduction paragraph. हम इंट्रो करते हैं यहाँ से, ठीक है। स्क्रीन में ऐसे ही रखूंगा, आपके पास पेपर्स अवेलेबल है, अगर कुछ हाईलाइट करो वहां से देख सकते हैं। नाउ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, हमने क्या किया, हमने इंट्रो के अंदर 2 फॉन्ट यूज किए हैं। फॉन्ट लिखने वाला एक ही है, मगर एक को हमने बोल्ड कर दिया और एक को हमने सिंपल रखा हुआ है। जितना फॉन्ट आपका बोल्डेड है, दिस इज बेसिकली अ थीसिस स्टेटमेंट, जिसको हम सिंपली तौर पे आंसर बोलते हैं, ठीक है। मैं ANS का वर्ड लिख देता हूँ, आंसर, ठीक है। और जितना आपका बोल्डेड फॉन्ट नहीं है या सिंपल में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टॉपिक की पैराफ्रेजिंग, ठीक है। इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा T.P, टॉपिक को पैराफ्रेज कर दिया आपने। अब ये टॉपिक कहाँ से है? ये टॉपिक वही है जो आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जब भी आंसर लिखना शुरू करना है तो आपने उसी टॉपिक को रीराइट करना होता है। अब इस पे जो हमने पिछले हफ्ते लेक्चर किया था वो सिंपल ये था कि पैराफ्रेजिंग करनी है, सिंपल वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए, सिनोनिम्स आने चाहिए। अगेन डिक्शनरी से रिलेटेड काम है। जब आप प्रेप करेंगे, जस्ट राइट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, उसके सिनोनिम्स लिखें और उसी स्टेटमेंट को रीराइट करें। आप चाहें तो उसका स्ट्रक्चर भी रीअरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल वर्ड्स चेंज कर देंगे, वी आर गुड टू गो। सो इसमें वो कैब को बहुत ज्यादा प्ले है बार बार। जब आप टॉपिक को पैराफ्रेज कर लेते तो उसने आपसे एक सवाल पूछा था जी, डू यू अग्री और डिसएग्री। सर अब अपना क्वेश्चन रिपीट कर, आपने जो पहले पूछा था। ये कहा कि हमने एग्री के साथ चलना होगा या डिसएग्री या दोनों को लेकर। ठीक है। अच्छा, जब भी आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट आती है डू यू अग्री और डिसएग्री, मैं जरा क्वेश्चन पे लेके चलूंगा आपको। इसको मैं जरा हाईलाइट करने लगा हूं, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। क्वेश्चन सेज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। जब भी इंग्लिश में और का वर्ड आता है तो इट मींस वी हैव एन ऑप्शन अवेलेबल, दिस वन और दैट वन, दोनों में से एक काम, ऐसे ही है, ठीक है। और जब भी हम एंड का वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर तो इसका मतलब होता है कि दोनों काम। इसलिए जब भी आपने अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो और का वर्ड यूज कर रहा है कि एंड का। अब एग्री डिसएग्री की स्टेटमेंट जब भी आती है इसमें और ही आएगा, क्योंकि आइल्स का एक टिपिकल क्वेश्चन है, उसके अंदर वैसे ही पूछते हैं। अब यहां पर उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिए। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अग्री कर जाएं टोटल, आपकी मर्जी है। अगर आप अग्री करेंगे तो फिर आप एक्चुअली ऐसे को उस सेंस में लिखेंगे जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि जी क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं सकते, हम एडजस्ट कर लेते हैं।
जो भी तब्दीली आ रही क्लाइमेट में, हम कोई ना कोई तरीकाकार निकाल दो उसके साथ एडजस्ट करने। फिर आप उस एंगल पे ऐसे लिखना शुरू करते हैं, यार एग्री। हमने जो ये आंसर लिखा, जो आपने पढ़ भी लिया, हम इसको नेगेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, हमने एडजस्ट नहीं करना, हम क्लाइमेट को प्रिवेंट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे हाथ में या हमारी वजह से जो हो रहा है एटलीस्ट उसको तो रोकें, ताकि वो फास्ट ना हो, थोड़ा सा डिले में आ जाए, या जो नेचुरली होना है वो हो, बाकी हमारा उसमें कोई हाथ ना हो। ओके ओके। कुछ स्टूडेंट हैं जो कहते हैं हमने दोनों पे बात करनी है, उसको हम कहते हैं पार्शल। पार्शल वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है? हाँ। ठीक है। पार्शल का मतलब हाफ नहीं, पार्शल का मतलब होता है हिस्सा। हाफ आपने कह दी, बिल्कुल ठीक है, इस यहाँ पे यही बनेगी सेंस। ठीक है। पार्शल मीन्स के मैं एग्री भी कर रहा हूँ, डिसएग्री भी कर रहा हूँ। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात पे इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं कि हम ज्यादा एग्री कर रहे होते हैं, थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज दूं तो मे बी 80-20 बन जाए, मे बी 90-10 बन जाए। अगर मैं 90% एग्री हूं और 10% डिसएग्री हूं, तो है तो वो भी पार्शल ही। गुड, उसमें एक हिस्सा बड़ा और एक हिस्सा छोटा है। तो जब आप पार्शल में जाते हैं, इट नेवर मीन्स 50-50। ये आपकी मर्जी है, आप लिखते हुए बता सकते हैं कि मैं ज्यादा एग्री कर रहा हूँ, मगर किसी हद तक मैं इसके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ। परसेंटेज नहीं लिखनी। ये जो मैंने बोला ना, ज्यादा एग्री कर रहा हूँ, आई एम मोर एग्रीइंग ऑन दिस थिंग, ये एग्जामिनर को क्लियर इंडिकेशन देगा कि आप ज्यादा एग्री हैं एंड थोड़ा सा डिसएग्री। गुड। आप तीनों काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, टोटल चॉइस अवेलेबल। अब इसको करने का तरीकाकार क्या है? इसका करने का तरीकाकार ये है, आपने फॉर एग्जांपल ये ऐसे लिखा, हमने कहा जी आई स्ट्रांगली डिसएग्री, इट मींस ये वन साइडेड है। टोटल कह रहे हैं कि जी हम एडजस्ट नहीं करेंगे, हम प्रिवेंट ही करते हैं। आप इसका एक और वर्जन लिखें जिसके अंदर आप एग्री कर रहे हैं टोटल। ठीक है, उसमें से आधे पॉइंट्स ये वाले जाएंगे उसके अंदर। फिर आप क्या करें, आप दोनों को मिला के पार्शल बना दें। ठीक है। उसके अंदर आप यहां पर स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो ये होगा कि टू सम एक्सटेंड आई एग्री, बट एट द सेम टाइम आई डिसएग्री एज वेल। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करके और बेहतर भी बना सकते हैं, मगर एक स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। फिर आप एक पैराग्राफ एग्री पे लिख दें और एक पैराग्राफ डिसएग्री पे लिख दें, और कंक्लूजन में जाके उसको क्लियरली बताएं कि ज्यादा एग्री हैं कि ज्यादा डिसएग्री हैं। और अगर आप इक्वली डिवाइडेड हैं, तो आपने एग्जामिनर को लिख के बताना है कि आई एम इक्वली डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक। फिर उसका मतलब होगा कि बिल्कुल 50-50 आप कर सकते हैं। गुड। तो यहाँ तो जैसे आर लिखा हुआ है तो हम एक साइड में लिख देते हैं, चॉइस है, डू यू अग्री और डिसएग्री, तो हम दोनों को सारा लिख दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है। यही इसकी ब्यूटी है कि आप इस पे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, पार्शल भी जा सकते हैं। लिखना आपने, आप जिस मर्जी अंदाज में लिखना है, जैसे आपने लिख दिया, एग्जामिनर ने उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे चेक करना है। अब आते हैं 12 स्ट्रक्चर पे। सो दिस इज द पैराफ्रेजिंग। और अगर आप ये सारा बोल पढ़ेंगे तो इस पे, क्योंकि ओपिनियन आपकी है, तो इसलिए इसमें आई का जो प्रोनाउन है वो यूज करना है आपने। आई, मी या माई, इन तीनों में से कोई एक। आई बिलीव, इन माई ओपिनियन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। गुड, ये लाजमी है। सो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जी आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस नोशन। वो कह रहा है जी मैं तो नहीं मानता ये। ठीक है, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ही चाहिए, अगर ना लिए तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी कैटास्ट्रॉफिक, मीन्स के काफी सवेयर हो सकते हैं। ठीक है। ये वाली लाइन आगे एक एक्स्ट्रा है, अगर आप इस लाइन को ना भी लिखे ना, फॉर एग्जांपल इस ऐसे के अंदर, तब भी बात सेम ही है। ठीक है। मगर ये अब आपके लिखने पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिख दी है तो ये फिट भी हो रही है कि ये नेसेसरी है, क्योंकि रूट कॉज को डील करेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। क्योंकि अब ये टोटल डिसएग्री पे है, तो पहला पैराग्राफ और दूसरा एक ही पॉइंट को सपोर्ट करेगा कि हमें प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करना है। अब प्रिवेंट कैसे करना है? अब पैराग्राफ के फॉर्मूला में हम जा रहे हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट लाइन एक्चुअली स्टेट्स द आइडिया। इट सेज गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल्स को दोनों को एक्शंस लेने की जरूरत है। ये आपकी टॉपिक स्टेटमेंट है। क्या करना चाहिए ये नहीं लिखा हुआ, मगर यहाँ पर उसने स्पेसिफिक कर दिया कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल से बात होनी चाहिए। जैसे भी ड्यूरिंग डिस्कशन हमने वो एक ओल्ड एज वाला डिस्कस किया, उस पर भी हमने गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल से बात की थी। ठीक है, तो ये बड़ा एक अच्छा तरीकाकार है इस तरह इसको लिखने के लिए। अब हम जरा कलर चेंज करते हैं।
Next line says जी, governments can follow the example of Germany by implementing stringent policies to reduce carbon footprints. आइडिया कहाँ पे आप, मैं सिर्फ आइडिया को अंडरलाइन करूंगा. दिस इज द आइडिया. ठीक है. स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज, अगर मैं इसको थोड़ा लंबा कर दूं तो एक्चुअली ये आइडिया, गवर्नमेंट जो है एक रूल पास कर सकती है. अब देखिए लाहौर में लाइनें लगी हैं, लोग गाड़ियां चेक करवा रहे हैं. ठीक है ना. मैं अगर किसी को रोके कोई, यार आप गाड़ी चेक करवा लो, तो वो मेरी बात मानेगा? हर किस नहीं मानेगा. मगर अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी, गवर्नमेंट हैज द पावर, गवर्नमेंट बड़े स्केल पे काम करवा सकती है. ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया जी, गवर्नमेंट को चाहिए. अब इस आइडिया के साथ ही उन्होंने एक्सप्लेनेशन इसकी स्टार्ट कर दी है. ठीक है. बल्कि एग्जाम्पल के साथ उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया है. Governments can follow the example of Germany by implementing carbon footprints, such as imposing hefty levies on high pollution industries, subsidizing renewable energy. Subsidize का क्या मतलब होता है? रियायत देना, छूट देना. गवर्नमेंट उस पर छूट दे देती है. एंड enforcing strict environmental regulations. अब जो स्ट्रक्चर है जो हमारा है पैराग्राफ को लिखने का, सिंपल ये है कि आपने आइडिया, एक्सप्लेन और एग्जाम्पल, ये तीन काम करने हैं किसी चीज को डिफाइन करने के लिए. अब ये हमारी जनरल स्टेटमेंट, इसमें कोई आइडिया नहीं है. हमारा जो आइडिया है वो रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स है. अब लिखने वाले ने क्या किया, उसने आइडिया को इसके अंदर ही मर्ज कर दी, मगर राइट इन द फर्स्ट लाइन आइडिया आना चाहिए आपका. आइडिया करके अंदर चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. जब भी आप आइडिया लिखने लगे, इट हैज टू बी इन द वेरी टॉप लाइन. अब इसमें आइडिया, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन तीनों एक्चुअली एक ही सेंटेंस में मर्ज कर दिया हुआ. ठीक है. ये जितना मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया, दिस इज ऑल एक्सप्लेनेशन, और ये जो मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया, दैट इज द मेन आइडिया. अब एग्जाम्पल वन वर्ड में भी आ सकती है. जैसे हम कह सकते थे कि गवर्नमेंट शुड लाइक अप्लाई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, government should subsidize on the renewable energy, government should employ like environmental practices such as in Germany. इसको हम रिफ्रेश करके कैसे भी लिख सकते हैं. So example could come in one word, और example कभी कभी explanation के अंदर ही expand हो जाती है. ये दोनों ways हैं. अब ये obviously लिखने पे डिपेंड करता है. ठीक है. जैसे जैसे हम आगे लिखते जाएंगे फिर ये चीजें और बढ़ती जाएंगी. अब आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है. इन एडिशन दे कैन इन्वेस्ट. अब ये दे कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन लार्ज स्केल रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स. ठीक है. अब यहां पर हम अगेन वो पाकिस्तान वाली एग्जांपल ऐड कर सकते थे, एनर्जी एफिशिएंट. ठीक है. यहाँ पे एक एग्जांपल में डाल सकते थे, फॉर एग्जांपल एज पाकिस्तान गवर्नमेंट डिड, ईयर डाल दे अगर आपको याद है तो 1 बिलियन ट्रीज की जो अभी हमने एग्जांपल दी है, रिफॉरेस्टेशन. ओके हो गया. आगे 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 आपका दूसरा पॉइंट, इसको मैं रेड से करता हूं. इंडिविजुअल्स कैन रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट बाय मिनिमाइजिंग. अब इसके अंदर भी एक्चुअली जो मेन आइडिया है वो एक्चुअली मिनिमाइजिंग से रिलेटेड है. एक्चुअली ये मेन आइडिया, मिनिमाइज करें कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है. सॉरी, इसको मैंने ब्लू में लेना है ताकि हमारा जरा सीक्वेंस सेम रहे. दैट्स द मेन आइडिया. ठीक है. बल्कि इसको ऐसे ही ले लेते हैं. ये आपका मेन आइडिया है. इसके आगे सारी आपकी एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं. एयर ट्रेवल, स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी आपने बताया था, साइकिलिंग एज इलस्ट्रेटेड बाय मैनी इन कोपेनहेगन. अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आई थिंक साइकिलिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द वेदर इज़ क्वाइट हॉट. मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रेवल रिडक्शन की बात हो सकती है. ठीक है. क्योंकि अब एग्जांपल यहाँ पे कोपेनहेगन की है, तो जिन मुल्कों में या शहरों में मौसम बहुत अच्छा होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ती है, तो साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. ठीक है. बट अगेन अगर हम लाहौर की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट. इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसके आगे वो अपनी ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिसके अंदर कंजम्पशन जो है वो इस तरीके की हो के आप इन्वायरमेंट को गंदा ना करें. और क्या हो सकता है, मोर ओवर, अब ये इसी की एक्सटेंशन है. मोर ओवर सिटीजन्स कैन exert political pressure by electing leaders committed to environmental protection. These measures
कैन सिग्निफिकेंटली स्लो ग्लोबल वार्मिंग, और ये सारी आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। बेसिकली ये था कि मिनिमाइज करें, ठीक है। दो मेन आइडियाज लिखे हुए हैं, तो ये दोनों काम इंडिविजुअल के हाथ में। इलेक्शन में भी अपना वो लाइक वोट के जरिए बता सकते हैं, दूसरा गवर्नमेंट के हाथ। हाँ जी, मेकिंग सेंस। तो पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है हमेशा आइडिया, एक्सप्लेन, एग्जांपल, और एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल मिक्स करके लिखा जा सकता है। यस, वी कैन राइट इट डाउन, ठीक है। अदरवाइज आप तो सेपरेट भी ले सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ साथ ले लेते हैं। आई विल टेक इट इन रेड फर्स्ट और फिर आगे चलते हैं। कन्वर्सली, कन्वर्सली का क्या मतलब होता है? इसकी बजाय, ठीक है। ऊपर हमने बात की है कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स पे जाना है, इसके बरक्स हम बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम एडजस्ट ही कर लेते हैं। ये जो एक वर्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने लगे, ठीक है। कन्वर्सली, so that's a connector basically. Conversely, the consequences of merely adapting to climate change without addressing its causes would be dire, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है ना बेसिकली आपका एक मेन आइडिया है कि अगर हम एडजस्ट ही कर लेते हैं तो उसके नतायज जो है ना काफी सवेर होंगे। डायर मीन्स के काफी नुकसान हो सकता है आपको। अब आगे एक्चुअली इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल एंड सो ऑन। राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, displaced millions, particularly in low-lying nations in Bangladesh, Sundarbans have submerged villages, displaced millions, and forced migration to Dhaka, worsening urban poverty, resources and strain. अब ये करंट अफेयर्स हैं। अब आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो यार, अगर सी लेवल राइज हो जाएगा तो क्या होगा? पानी पर आ जाएगा। तो जो कोस्टल शहर होते हैं वो डूब जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल कहाँ से? यहाँ तो हम एक मफरूजा बना लें कि यार अगर सी लेवल राइज होगा तो जो भी करीबी चीजें होंगी वो डूब जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल नहीं है, मगर एग्जांपल चाहिए, फिर करंट अफेयर्स काम आते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए बांग्लादेश, संडरबांस, ये रियल एग्जांपल है इसमें। सो दैट्स व्हेन यू गो एंड सर्च द कंटेंट, फिर यू फाइंड द कंटेंट, फिर वो लिखने में आपके काम आ जाता है। फर्दर मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये हमारा अब दूसरा आइडिया आ गया। ये तो हो गया कि राइजिंग सी लेवल्स हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट शुरू हो रहा है, कनेक्टर आ गया। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये एक्चुअली हमारा आइडिया है कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाए तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है, ठीक है। वो तो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। अगर आपने मेजर्स लिए भी हुए हैं तो देन व्हाट? अब इसको हम ग्रीन में ले लेते हैं। इंक्लूडिंग हरिकेन्स, ड्राउट्स एंड वाइल्ड फायर्स वुड बिकम इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट, wreaking havoc on economies and agriculture। मीन्स अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट अपना आप चेंज करता जा रहा है और हम सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें तो बढ़ जाएंगी। और जब बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा? सब स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा। अभी हमने जो वो पॉपुलेशन वाला गया तो उसके अंदर भी ये था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना फिर रिसोर्सेज आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक जगह अगर तबाह बर्बाद हो गया, वहाँ के सारे लोग उठ के किसी दूसरी जगह पे आ जाते हैं, ओवर पॉपुलेटेड। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, मगर अब हमने सिर्फ टॉपिक चेंज कर दी। हालांकि एक ही बात हम दो दफा यूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार सैलाब आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो सारे लोग जाएंगे दूसरी जगह पे। और अगर दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां पे वाटर रिसोर्सेज यूज होंगे, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी, डिजीज आ जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, खपत ज्यादा हो जाएगी वहां पे। अब इसकी मिसाल भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल द हरिकेन कैटरीना 2005 डेवस्टेटेड न्यू ऑर्लिन्स, ठीक है। ये जो यूएसए में हुआ था, अभी तक का सबसे डेवस्टेटेड 2005 का यही है। गुड। और पाकिस्तान में भी एक दफ़ा मेरा ख्याल है वो जो स्वात में कि नारायण का गान में एक जो जल्जला आया था, ठीक है, 8-10 की बात है। उसमें भी पूरा का पूरा जो है वो सिटी जो है ना वो जमीन दोस्त हो गई थी, ठीक है। आई थिंक बालाकोट था शायद वो शहर। तो वो दोबारा से रीतामीर हुआ, सारा रिस्ट्रक्चर्ड हुआ है। सो एवरीथिंग वेंट अंडर द लाइक माउंटेन। पूरा का पूरा पहाड़ इसके ऊपर आ गया जल्जले की वजह से, ठीक है। सो मेरा ख्याल है पिता का डेविस्टेटिंग इफेक्ट है वो। सो ये सारी एग्जांपल्स हैं। अगर आपने मेजर्स लिए हुए हैं तो अब एक नेचुरल इवेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ, ऑन दी अदर हैंड प्रिवेंट जितना हो सकता है उसको प्रिवेंट करें कि चीजें फ्रीक्वेंट ना हो, उनकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है, बस प्रिवेंटिंग के अंदर ये है।
हाँ जी, इसको मैंने जितना हाईलाइट किया ये बात समझ आ गई है। एवरी लाइन विच इज ग्रीन एक्चुअली दैट्स द एक्सप्लेनेशन। आइडिया आपका हमेशा वन लाइन वन वर्ड के अंदर होता है, और एक्सप्लेन और एग्जाम्पल जो है ना उसको एक्सपैंड करती है। दैट्स एक्चुअली व्हाट द आइल्स पीपल आर आस्किंग। तो जब भी आपने मेन पैराग्राफ लिखना है आपने उस आइडिया को एक्सपैंड करना है। बाकी जो इसके कनेक्टर्स हैं बीच में वो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किए हैं, जैसे इन एडिशन, एज इलस्ट्रेटेड, मोर ओवर, कन्वर्ट्सली एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर ऑल अंडरस्टैंडिंग। अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर। एज पर द कंक्लूजन, आइल्स पीपल डिमांड के आप इसको रिजल्ट दे दें हमें, क्योंकि आपके जितने एसेज हैं सारे के सारे आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज हैं। तो आपने कंक्लूजन में समरी नहीं बनानी कभी भी। इट्स ऑल अबाउट कि जो डिस्कस किया इसका रिजल्ट क्या है। एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली तौर पे तो जो आपने इंट्रो में लिखा होता है ना, दिस स्टेटमेंट, यही आपकी कंक्लूजन की स्टेटमेंट होती है। आप इसको पैराफ्रेज करके दोबारा लिख दें, दैट्स ओके। अदरवाइज आप अपने सिर्फ पैराग्राफ्स का रिजल्ट वहां पे लिख दें। कनेक्टर मैं रिक्वेस्ट करूंगा यही यूज करें, दिस इज द बेस्ट कनेक्टर। ठीक है। अब इसमें राइटर ने क्योंकि एक पैराग्राफ इस पे लिखा है कि अगर हम अडेप्ट कर ले तो नुकसान कितने हो सकते हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है ये उसको उसने कवर किया हुआ है। वाइल अडेप्टिंग स्ट्रेटजीज आर इंपॉर्टेंट, दे कैन नॉट रिप्लेस प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू डिमिनिश क्लाइमेट चेंज। तो ये उसने इस वाले पैराग्राफ को कवर कर दिया कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मगर अगर आप उसको खत्म करें ना तो वो ज्यादा बेहतर है। और उससे यहाँ पे उसको दोबारा हाईलाइट किया, इसको मैं ब्रेड में ले लेता हूँ कि मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स मस्ट टेक इमीडिएट एंड डिसाइसिव एक्शंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emissions एंड प्रिवेंट इरिवर्सिबल डैमेज टू द प्लैनेट। इसीलिए आपकी अपने सुना होगा बहुत ज़्यादा समिट्स होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ग्रीन हाउसेस के ऊपर, और सारे मुल्क जाते हैं और सारा एनवायरनमेंट पे काम होता है। क्योंकि सबको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने क्रिएट की हैं, बीइंग ह्यूमन बींग्स, हमारी वजह से चेंज आ गया। तो हम तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी जो नेचुरल है वो तो अपनी जगह पर। गुड। सो अगेन इसके अंदर उसने फिर उसको समअप किया है कि आई बिलीव के हमें ही कुछ करना चाहिए, तभी ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि एडजस्ट करते रहे। हाँ जी, कुछ बात समझ आई? सिर्फ इसको मैं एक पेज पे लेके जाऊंगा, और ये पेज आई बिलीव आप लोगों के साथ शेयर होता है। ये वाला पेज शेयर होता है आप लोगों के साथ ग्रुप में? ठीक है, मैं इसके साथ शेयर करवा दूंगा। ठीक है। अब ये जो पूरा हमने ऐसे पढ़ा है एक्चुअली सेम फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर। हमने 4 पैराग्राफ बनाए हैं, पैराफ्रेज किया है टॉपिक को जिसको हम बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, थीसिस स्टेटमेंट जो आपसे पूछा गया उसका आंसर दें। जब भी पैराग्राफ लिखें आइडिया सबसे पहले दें और उसको एक्सप्लेन दे करें और एग्जांपल दें। एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल मिक्स होकर लिखा जा सकता है जैसे भी हमने देखा है। अगेन सेकंड पैराग्राफ में जाना है, अगेन आइडिया पहले दें, एक्सप्लेन और एग्जांपल। और अगर आप मल्टीपल आइडियाज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके कनेक्टर्स आपका काम करेंगे। और कंक्लूजन में आपने क्रक्स ऑफ द मेन पैराग्राफ जिसको एक्चुअली हम रिजल्ट बोलते हैं उसका रिजल्ट लिखें, और आपकी जो भी राय है उसको क्लियरली वहां पे बताएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब हमने शुरू में कह दिया था कि हम स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, इसलिए ये रिपीट हो गया एग्जैक्टली। पार्शल की बात करते हैं, अगर आप शुरू में कह रहे हैं यार मैं पार्शल हूं, तो एंड पर आकर आपने उस पार्शल को जरा कंप्लीटली बताना है, इक्वली पार्शल है या किसी एक साइड पे आपके ज्यादा टिल्ट है। ठीक है, चाहे आप 60-40 भी हों तो आप कह सकते हैं कि जी आई एम बिट मोर एग्रीइंग कि वी नीड टू वर्क ऑन द प्रिवेंटिव मेजर्स एज कंपेयर टू एडजस्टिंग विद इट। एग्जामिनर को ये भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी इसी स्टेटमेंट से कि आप पार्शल हैं मगर ज्यादा आप प्रिवेंटिव मेजर्स पे हैं और थोड़ा आप एडजस्ट करने पे से डिस्कस हमने दोनों पॉइंट करने हैं। नहीं। ठीक। जैसे इसमें हम लोगों ने जो डिसएग्री कर रहे हैं कन्वर्सली करके, वो भी तो हम लोगों ने किया है। वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं मगर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने एक क्वेश्चन रेज किया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक मैं वर्ड बोलने लगा, एक को हम बोलते हैं रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब पता है? देखिए जरा डिक्शनरी में क्या मतलब है रिफ्यूट करना। REFUT, स्पेलिंग शायद मेरे ऊपर नहीं शो, बस जस्ट लुक एट। मैं भी देख लिया। तरदीद कर। तरदीद कर। ठीक है, good।
इंग्लिश में बताएंगे आज का मीनिंग जरा। डिनाई करना है, डिसअप्रूव करना है एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये एक टेक्निक है, आपने पूछा मैं बता देता हूँ, तो मैं इसको गोल गोल करने लगा था। रिफ्यूट सेंस होती है कि आपके पास जब डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं होते तो आप इनडायरेक्ट पॉइंट्स को यूज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं। ठीक है। इसकी मिसाल जरा ऐसे अच्छी समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि आप सब पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू माइग्रेट टू सम अदर कंट्री, इसलिए आप आइल्स कर रहे हैं, आप कहीं और जाना चाहते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं जी आप क्यों जाना चाहते हैं, गिव मी दी एडवांटेजेस ऑफ गोइंग वेरेवर यू वांट टू गो। ठीक है। लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, आप कहते हैं जी हमने यूके जाना है। अब आप मुझे यूके का बेनिफिट 1, बेनिफिट 2, बेनिफिट 3, बेनिफिट 4, बेनिफिट 5, 5 बेनिफिट्स बता देते हैं। मैं कहते हैं मैं तो अभी भी कन्विंस नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ बताएं मुझे। अब आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तान के डिसएडवांटेजेस गिनवाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब जो पाकिस्तान का डिसएडवांटेज है वो इनडायरेक्टली यूके का एडवांटेज बन रहा है। इसको बोलते हैं तरदीद करना, रिफ्यूट सेंस में लिखना। अगर आपके पास डायरेक्ट पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप रिफ्यूट सेंस में लिख दें कि अगर हमने एडजस्ट किया तो फिर क्या होगा। नुकसान ही लिखा है ना सारा इसके अंदर एडजस्टिंग के। तो एक्चुअली ये इसी के साथ है कि हमें चेंज पे ही काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल समझ आ गई। इसको बोलते हैं रिफ्यूट सेंस में लिखना। ठीक है। आप वैसे चाहे तो यहाँ पर और भी चीज़ें डाल सकते थे, जैसे इन पॉइंट्स को एक्सपेंड किया जा सकता है, जैसे सब्सिडाइजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। और भी इस पर डायरेक्ट काफ़ी कंटेंट है, मगर मगर सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब एग्जाम में क्या होता है, आपके पास आइडियाज हैं बहुत सारे, आपने 2 मेन पैराग्राफ्स बना दिए, आपके पास आइडियाज नहीं है, एक ही आइडिया आया है। मैं कहता हूँ चलो बड़ा सोच लिया, एक पैराग्राफ तो लिख दिया, दूसरा कहाँ से लाएंगे। फिर उसको रिफ्यूट सेंस में लिख सकते हैं। अब आप पूछे क्या करें। सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक पैराग्राफ को हम गवर्नमेंट पे लिख देते हैं, दूसरा इनिशियल पे लिख के उसको कंक्लूड कर इसको कंक्लूड कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, वो फिर दोनों एक ही साइड के पॉइंट्स आ जाने थे। यस यू कुड हैव डन इट। ठीक है। यस मैम। आइडिया है कि टाइप ऑफ ऐसे भी यूज हो सकता है या दूसरा जो प्रीवियस में दिए होंगे भी। किसी में भी हो सकता है, मगर एहतियात से करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको उसने कह दिया कि राइट 2 एडवांटेजेस, तो आपके पास एक ही एडवांटेज जेन में आ रहा है, तो आप उसी पैराग्राफ में आप एक रिफ्यूट सेंस में एक और डिसएडवांटेज लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे पैराग्राफ में जाके दोबारा 2 एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलहदा से बता दो। ठीक है। केलिंग कि हमारे पास आइडिया लिमिटेड है। एग्जैक्टली ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आइडिया लिमिटेड हो तो दिस इज अगेन अ स्टाइल। ठीक है। मगर जरूरी नहीं कि आइडिया लिमिटेड हो, इस सेंस में लिखना इज डिफिकल्ट। जब एग्जामिनर को आप ये चीज प्रेजेंट करते हैं, जैसे भी मैम ने कहा कि यार हम गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल को लहदा लहदा पैराग्राफ लेते हैं, इंडिविजुअल इधर ले आते, गवर्नमेंट इधर कर देते, तो पॉइंट्स तो क्या थे। आप एग्जामिनर को अगर बता दीजिए मुझे रिफ्यूट सेंस में भी लिखना आता है, जिसको हम रिबर्टल बोलते हैं, रिवर्स में लिख देना। ठीक है। दैट्स समथिंग जो एग्जामिनर हर कैंडिडेट एक्चुअली एग्जाम में नहीं कर रहा। इट्स नॉट इजी टू डू। ठीक है। इसलिए इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि रिवर्स में करके भी अपनी बात को सीधे एंगल से लेके आना। एग्जामिनर फिर एक्चुअली इसका क्रेडिट देता है। सो ये ज़रा काफ़ी हाई लेवल पे लिखा हुआ है, तो रिफ्यूट सेंसेस में यूज़ किया, जिसको हम रिबर्टल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। रिवर्स में लिखते हैं ना। ऑलमोस्ट 300 प्लस वर्ड्स होंगे। हाँ जी सर, ये मेरा ख्याल है 320 के करीब होगा। अगर हम सर दो 270 या 280 तक रहे वो नहीं सकते, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। इसके लिए ज्यादा टाइम भी लगेगा। मेरा एक थोड़ा सा ज़ाती एक्सपीरियंस है। जब हाई बैंड की बात आती है ना, हम 7.5 की बात करते हैं, आइल्स के जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने हमारा हाई बैंड अचीव किया है, इस पैराग्राफ में ना मैंने आपको कहा कि कम से कम 100 वर्ड्स होने चाहिए, ऐसे ही है। लास्ट वीक भी ये बात हुई थी। ठीक है। कभी कभी 100 वर्ड्स में ना एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी आ नहीं रही होती है, क्योंकि आपको आइडिया के नंबर कम मिलने हैं, एक्सप्लेनेशन के ज़्यादा मिलने हैं, उसको एक्सपेंड करना होता है, आइडिया को डेवलप करके बताना होता है, जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल डाल के उसको हाईलाइट करना होता है।
तो अगर आप वो टारगेट नहीं अचीव कर पाते ना, आप सिर्फ वर्ड्स के ऊपर रहते हैं, सो कई बार वो एक्सप्लेनेशन की वजह से ना वो आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। कि मैंने एक्सपीरियंस किया है रिजल्ट्स को देख के। तो जो कैंडिडेट्स हायर स्कोर में जा रहे होते हैं ना, आमतौर पे उनके क्योंकि असाइनमेंट सैंपल्स हमने चेक किए होते हैं, तो उनका यही स्टाइल होता है कि उसको मिला के थोड़ा सा ज्यादा लिख रहे होते हैं। ठीक है। सो आई बिलीव कि एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जितना कंटेंट चाहिए उतना जरूर डालें, ओवर ना करें उसको। तो फिर अगर वर्ड्स 300 से ऊपर भी चले जाते हैं कोई इशू नहीं। ठीक है। ये जो ऐसे लिखना होगा ये किस बैंड है वो तो ये तो आप लोगों ने बताना। आप बताएंगे, हम कैसे सुनेंगे? 8.5 आपको लग रहा है अच्छा लिखा हुआ है तो फिर अच्छा ही होगा। क्या आप हमें बताएं ना, ताकि हम उस लिहाज से अपने आप को भी देखें। 9. ये क्वाइट हाई बैंड पे लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर मैं और चीज़ें वो आपको बताना शुरू करूँ, फॉर एग्जांपल, जैसे द वेरी फर्स्ट थिंग, एक वर्ड है थ्रेट, एक है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। नाउ दिस इज क्वाइट हाई वोकैब। अगर आपने इसका मीनिंग देखा तो क्या है इसका मीनिंग? मौजूदा खतरा। ठीक है ना। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जब वर्ड हम इकट्ठा यूज करते हैं कॉलोकेशन में, इसका लगे सवेयर थ्रेट। वेरी का ऑल्टरनेटिव है। एक हो गया जी बहुत बड़ा खतरा, वेरी डेंजरस। ठीक है। उसको मैं एक्सट्रीम डेंजरस कर देता हूँ और फिर मैं उसको और अच्छी वोकैब में ले जाता हूँ। ठीक है। सो एग्जामिनर्स को चेक करते हैं। ये जो वाइड येट है, बहुत कम कैंडिडेट्स को यूज करना आता है येट का वर्ड सेंटेंस के अंदर। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर वाइज है, दैट इज सेंटेंस जो है ना ये कम्प्लेक्स के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने येट भी यूज कर दिया है, दैट भी यूज कर दिया है, प्लस इसको एक ही सेंटेंस के अंदर लिखा होगा। सो ये जो चीजें हैं ना, ये एक्चुअली बैंड को एलिवेट करती हैं। ठीक है। अब एक एक करके काम करें ना। एक हमने बात की गया स्ट्रक्चर समझ आ जाए, एक हमने बात की आइडिया जनरेशन। आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह चीज़ों पे लेके जाते हैं। अब जब आप कोई भी आंसर बढ़ते हैं ना, कोशिश क्या करें इसमें लिखा करें यार इसमें वोकैब कैसे यूज की गई है और क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये मिटिगेट का वर्ड है। मिटिगेट का मतलब होता है थोड़ा कम करना, किसी चीज़ का लेवल कम करना। ठीक है। अब आइट्स वाले क्या करते हैं, वो आइट्स वाले इसको ऐसे फ्रेज में चेक करेंगे, अटेम्प्टिंग टू मिटिगेट इट। हमें अटेम्प्ट करनी चाहिए इसको कम करने की। अब पहली लाइन के अंदर ही वो आपको जो दिखेगा यार इसने तो अच्छा काफी सारी चीजें यूज की हैं। तो फिर वो बैंड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। वोकैब में नंबर, स्ट्रक्चर में नंबर, फिर कंटेंट वाइज पूरा है इस तरह से। अब प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, उसने भी ऑलरेडी यूज किया हुआ प्रिवेंटिंग, मैंने इसका मेजर्स का वर्ड ऐड कर दिया। कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस। सो आइल्स में वन वर्ड की वोकैब नहीं होती, हमेशा फ्रेज में पिक करते हैं। ये वही चीज़ है जो मैं आपको लिसनिंग और रीडिंग में सिखाता हूँ बार बार, कि फ्रेज में पिक करें, दैट्स द स्टाइल ऑफ द आइल्स। अब ये वर्ड्स पिक करें, इनका यूज पिक करें, एंड देन व्हेन यू पुट इट देयर तो फिर वो ऑटोमेटिकली हाई बैंड में कन्वर्ट होना शुरू होता है। ठीक है। सो ये हाई बैंड पे है सर। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, वोकैब स्ट्रक्चर्स हर चीज़ ओके है, इसलिए अगर इसमें 9 बैंड तो नहीं देते होंगे रीडिंग राइटिंग? राइटिंग में बैंड निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट। राइटिंग इज टफ इन द केस ऑफ इफ यू टॉक अबाउट द बैंड्स। ठीक है। बहरहाल 8.5 तक दे देते हैं। ठीक है, मगर बहुत रेयर है। आजकल 7 काफी इन्होंने देने शुरू कर दिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर दिए। पहले तो 7 भी नहीं देते। कोई इमेजिनेटिव एग्जांपल दे मुझे। बिल्कुल दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर वो टॉपिक के मुकाबले में फिट हो रही है ना, यू कैन राइट एनीथिंग, कुछ भी लिख दें। जी माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल सेट? ठीक है। मैंने ये कह रहा कि इसी तरह कैसे लिख के दें, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से चीजें निकाल, एटलीस्ट यू नो कि इसमें से वोकैब निकाल लें, उसका स्ट्रक्चर निकाल लें। इसलिए इसको रीराइट किया करें। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप हमारे आंसर्स को रीराइट कर लें। ठीक है। वो जब आप अपने हाथ से लिखते हैं ना, वो चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं, फिर एग्जाम्पल्स याद रहती हैं। और ऑलरेडी इसके अंदर जो ये सारे करंट अफेयर्स डाले हुए हैं, ये सर्च करके हैं। सर्च का मतलब ये है कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो लिखते हुए आपको वो चीज़ें याद रहती। ठीक है। हाँ, अगर एग्जैक्ट याद नहीं तो कुछ चीज़ें छोड़ दिया करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट रिमेंबर द ईयर, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है। हरिकेन कैटरीना मशहूर है, न्यू ऑर्लियंस मशहूर है, ढाका बांग्लादेश, इसको याद करने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस एंजलिस पे पार्क और वहाँ पे हम्म, कर सकते हैं। ठीक है। मगर है कि वो आपके टॉपिक के अंदर बस आके मैच करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू पुट इट इन द टॉपिक। हमारे पास इस तरह के सैंपल आंसर होंगे तो हम उसको स्टडी करेंगे, फिर हम उसमें से वो तो सर सैंपल्स हम जब करवाते हैं साथ ही दे देते हैं।
तो जैसे आप कहते हैं ना कि कोई भी अगर आइडिया जनरेशन है हमारे पास नॉलेज होगा, हम पढ़ेंगे फिर ही हम कुछ ना कुछ लिख सकेंगे। तो अब हमारे पास इस तरह का डाटा तो नहीं है। नेट में तो बहुत सारा भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होगी, चलिए मुझे कंफ्यूजन बताएं, आपने कुछ पढ़ा, क्या कंफ्यूज हो गया इसके अंदर? सर वैसे मतलब जैसे फॉर्मेट तो चलो समझ में आ गई, लेकिन अब इस लेवल में जिसमें हर चीज कंप्यूट की हुई है, किस तरह मतलब थोड़ा बता सकते हैं। डिपेंड करता है, देखिए अब आपने क्वेश्चन अच्छा किस पे सुनने हैं आप सबका। आप जब कोई आंसर पढ़ते हैं, आपका टारगेट क्या है पढ़ने का? एक टारगेट होता है कि यार मैंने सिर्फ इसमें से आइडिया लेना है, मेरे पास कंटेंट नहीं है लिखने के लिए। आप देखिए यार इसने आइडिया कहाँ लिखा है, एग्जांपल्स क्या लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन होगी? टारगेट सेट करके पढ़ाना। आप ये कैसे पढ़ रहे हैं? नेट पर ने लिखा है जी 8 बैंड कैसे है, लिखा होता है नीचे इतने बैंड कैसे है। अब आप जब उसको पढ़ेंगे, आपका टारगेट ये है कि यार इसमें उसने वोकैबलरी कौन सी यूज की जो उसने 8 बैंड दे दिया। आप हर लाइन पढ़ रहे हैं, उसकी वोकैब पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं, आप तो कंटेंट पे जा ही नहीं रहे हैं। अब आपने अगर एक वोकैब का वर्ड पिक कर लिया, आपका अगला काम है यार ये लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या इस लाइन में फिट हो रहा है, ओके ये अच्छा वर्ड है। अब आपकी लर्निंग क्या है यहाँ से? आप इस वर्ड को निकालें, इस वर्ड का मीनिंग देखें। आजकल गूगल में आप फ्रेज डाले तो फ्रेज की एक्सप्लेनेशन देता है आपको। ठीक है, वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना। निकालें इसको, समझें, उसके बाद इसको याद कर लें और फिर आप इसको कहीं भी यूज कर लें। तो इट डिपेंड्स कि आप किस एंगल से पढ़ रहे हैं इस चीज। दो ही चीजें हैं, या तो हम कंटेंट से पढ़ते हैं या हम कैप से पढ़ते हैं। दो बातें होगी। तीसरी चीज स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैंने कहा जो हमने पढ़ा है उस पर है। अब आप अखबार पढ़ रहे हैं, कोई भी खबर पढ़ लें, उसमें से आपको बहुत अच्छी वकैब मिलती है। ठीक है, प्लस आप देखें यार इसको कंटेंट क्या है, एग्जाम्पल्स निकाल रहे हैं ना। कंफ्यूजन मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए, क्या ख्याल है? इस तरह पढ़ा करें ऐसे इसको। स्ट्रक्चर वही है जो हमने बता दी है, बस कंटेंट और वोकैब, कंटेंट और वोकैब। कुछ भी पढ़ लें इंटरनेट पे, कंटेंट और वोकैब निकाल दिया होगा। जी सर, गुड। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो बताएं, नहीं तो आई वांट टू क्लोज दिस वन। ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये मोस्टली क्रिकेट है तो कितने परसेंट मतलब सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि पेपर्स में आया होता है एग्री डिसाइड। एग्री डिसएग्री तो आता है, बट डिपेंड करता है टॉपिक क्या है ना। क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक। आइल्स में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना आना चाहिए, मीन्स इस पर कंटेंट होना चाहिए। जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग पे जाएंगे, क्लाइमेट चेंज उसी का टॉपिक है, कार्बन फुटप्रिंट्स, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये सब इसके अम्ब्रेला के अंदर है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है ना, ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग पे मैं कुछ भी दे दूं तो एग्री डिसएग्री। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, जिन लोगों ने एकेडमिक का पेपर देना है, तो उसमें एग्री डिसएग्री और डिस्कस बोथ इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जीटी की बात करें तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज और कॉजेज इफेक्ट्स वाले क्वेश्चंस या सॉल्यूशंस वाले ज्यादा आते हैं। बट अगेन, कोई भी सवाल आ सकता है एग्जाम में, ऐसा कोई फॉर्मेट सेट नहीं है। पहले प्रिडिक्शंस हो जाती थी, अब प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। रीजन, क्या रीजन? चलिए मैं बताता हूँ रीजन। एक तो है कि अब आइल्स का पेपर डेली बेस पे हो रहा है, पहले महीने में 2 या 3 पेपर होते थे, एक फ्रीक्वेंसी नजर आती थी। इस बार कौन सा आया पेपर, अगली बार कौन सा आएगा, वो एक पैटर्न नजर आ जाता था। अब जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप एक रूम में बैठे हैं और वहां पे 5 लोग इकट्ठे पेपर दे रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम में क्या होगा? तो आप सबका पेपर डिफरेंट है, लिसनिंग भी डिफरेंट है, रीडिंग भी डिफरेंट है, राइटिंग भी डिफरेंट है, एक ही टाइम में एक ही लाइक स्केड्यूल पे। अब प्रिडिक्शन कैसे करें? अब तो प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, अब प्रिडिक्शन वाला काम खत्म हो गया, इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। गुड। तो 5 लोग बैठे, पांचों का पेपर डिफरेंट होगा एंटायरली, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ओके हो गया। बहरहाल, एग्री डिसएग्री और डिस्कस बोथ एकेडमिक जो कैंडिडेट्स हैं, आपके इस पर ठीक ठाक ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हाँ जी, मेरा ख्याल अब कोई मजीद सवाल नहीं है, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।